दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इतिहास विषय में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है पांड्य वंश। जी हां दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे संगम काल के बारे में और संगम काल के अंतर्गत दोस्तों खास करके 3 राजवंशों की चर्चा होती है। पहला है चोल राजवंश, दूसरा है चेर राजवंश और तीसरा है पांड्य राजवंश। ठीक है, तो आज हमारा संगम काल का अंत हो जाएगा क्योंकि यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं पांड्य राजवंशों के बारे में और उनसे संबंधित काफी सारे सवाल। मैं एक चैलेंज देता हूं आपको दोस्तों, आपके पास कोई भी किताब हो, ठीक है, आप कोई भी किताब हो आपके पास ओपन करिए और उसमें जरा पांड्य राजवंश, चोल राजवंश, चेर राजवंश के बारे में पढ़िए। किसी भी किताब में दोस्तों 10-5 लाइन से ज्यादा की बातें नहीं है, उससे ज्यादा चीजें तो हम अपनी क्लास में चर्चा कर लेते हैं और ये कहते हुए कि भैया ये कोई क्लास नहीं, कोई मूवी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि असली कहानी तो हम फाउंडेशन बैच में करते हैं। ठीक है, यहां तो ट्रेलर में सारी चीजें आपको दिखाई जा रही है, याद रखिएगा। आज हमारा 33वां लेक्चर है और धीरे धीरे हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों 961 नंबर से लेकर 990 तक के सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले। मतलब एक मोटी मोटा देखा जाए तो 1000 सवाल जी हां दोस्तों हमारा कवर होने वाला है। ठीक है, कल की क्लास में दोस्तों हम लोग और भी कवर कर लेंगे, तो याद रखिएगा 33वां लेक्चर है। जो बच्चे आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं इस क्लास को, याद रखिए पीछे की पूरी सीरीज देखिए। सीरीज दोस्तों बहुत लंबी चलने वाली, क्योंकि इसके बाद हम लोग मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल सब चर्चा किया जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही शानदार सी क्लास रहेगी। ठीक है दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के फाउंडेशन बैच भी आ रहे हैं, आप इनके बारे में इंक्वायरी यहां से कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर लीजिए। और अब तो स्टडी 91 की किताबें अब भी आ चुकी हैं, तो इन किताबों के माध्यम से पढ़ाई करना और भी शानदार हो गया। क्यों? क्योंकि किताब के साथ न जो दोस्ती होती है वो तो अद्भुत होती है। ठीक है, तो किताबों को परचेज करिए और देखिए कि लोगों से हटकर कितना अच्छा कंटेंट दिया गया है, आपको पता चल पाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है। ठीक है, 33वां दिन हमारा, क्वेश्चन नंबर 961 से लेकर 990 तक के सवालों को हल करेंगे और आज हम पढ़ने चल रहे हैं पांड्य वंश के इतिहास के बारे में। पांड्य वंश से कौन कौन से सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों पर चर्चा होगा। पहला सवाल दे रहा दोस्तों, पांड्य वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पांड्य वंश, चोल वंश और चेर वंश से ऐसे राजवंश हैं जिनके बारे में इतिहास में जो कथन लिखे गए हैं, जो तथ्य लिखे गए हैं, वो बड़ा उलझे स्वरूप में। क्योंकि कई बार जब हम इनकी चर्चा करते हैं तो हम पढ़ते हैं संगम काल के बारे में, और संगम काल चला है दोस्तों 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक। वहीं अगर हम चोल राज्य, चेर राज्य, पांड्य राज्यों के बारे में बात करें तो ये 12वीं शताब्दी तक चले जाते हैं। मतलब जब भारत में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश चल रहा था, गुलामी नहीं, जब खिलजी वंश चल रहा था, ये शासन वहां तक चला जाता है। एक तरफ दोस्तों कहा जाता है कि पांड्यों की चर्चा रामायण महाभारत में किया गया, दूसरी तरफ कहा जाता है कि भाई पांड्यों का अंत किसने किया? याद रखेगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इस तरह के तथ्य मिलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कहां पर है, रामायण महाभारत कब हुआ, सोचो कितनी बड़ी वंशावली रही होगी। ठीक है, तो पांड्य वंश की वंशावली बहुत बड़ी है, फिर भी याद रखेगा एक तरह से देखा जाए तो पांड्य वंश का संस्थापक एक व्यक्ति को कहा जाता है, उनका नाम है नेडियोन। क्या नाम है दोस्तों? न। बहुत सारे बच्चे कल मुझे कमेंट किए थे, सर चोल वंश और चेर वंश में, चोल वंश तो कुछ हद तक ठीक ठाक था, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कई ऐसे नाम हमने पढ़ा, लेकिन यहां पर तो सर एकदम अल्टीमेट नाम मिला। जैसे चेर वंश में ऐसे ऐसे नाम मिले जो हमको याद नहीं हो रहा था। ठीक है, मांदार, नेरुल, ठीक है, जेरल, ठीक है, इम्पोरई, ऐसे ऐसे नाम मिले तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, सर याद कैसे होगा? भैया एक बात कहूं, जैसे आपको याद नहीं हो रहा था ना, ऐसे मुझे भी नहीं हो रहा था, मैंने भी बहुत मेहनत किया है। ठीक है, जैसे इसी शासक की बात करें, नेडियोन नाम है, कई जगह मुझे नेडियोन नाम मिला और कई जगह मुझे नेडम चेलियम नाम मिला। क्या मिला? एक नाम इसका और मिला है नेडम चेलियम। ठीक है, चेलियम, नेडम चेलियम, जी हां दोस्तों, नेडम चेलियम नाम मिला है। ठीक है, और दोस्तों कहा जाता है किस सदी का राजा था, तो याद रखेगा इसका जो टाइम पीरियड उल्लेख किया गया है, याद रखेगा ये 2री शताब्दी, जी हां दोस्तों 2री शताब्दी के आसपास का दोस्तों इसका समय देखने को मिलता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है दोस्तों राजधानी को लेकर के। ठीक है, राजधानी को लेकर के कि पांड्यों की राजधानी कहां थी, तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। क्या थी? याद रखिएगा मदुरई राजधानी बताते हैं। ठीक है, तो मदुरई तो ठीक है, मदुरई, ठीक है, मदुरई, लेकिन याद रखेगा मदुरई के बाद और मदुरई के पहले भी दोस्तों राजधानियां हुआ करती थी। पांड्य वंश की उस समय में राजधानी अलग थी। जैसे दोस्तों मैं बताऊं कि पांड्य वंश की शुरुआती समय में राजधानी का नाम था कोरकाई। क्या नाम था दोस्तों?
ई, ठीक है। अगर हम एकदम पौराणिक इतिहास को उठा के देखें, पौराणिक काल की चर्चा करें, ठीक है, तो पौराणिक काल में दोस्तों जो नाम मिलता है पांड्य वंश का, उसकी जो राजधानी मिलती है वो क्या मिलता है दोस्तों? कोरकाई मिलता है। क्या मिलता है? कोरकाई। मदुरई दोस्त मिलता है जो हम पढ़ते हैं संगम काल के दौरान, ठीक है। मदुरई राजधानी कब बनी? तो याद रखिएगा संगम काल में जब हम चर्चा करते हैं दोस्तों पांड्य राजवंश के बारे में, तब उसकी राजधानी कहां मिलती? मदुरई मिलती। उसी तरह से एक तीसरी राजधानी मिलती है तेनकासी। क्या मिलती है दोस्तों? तेनकासी, ठीक है। यानी जब पांड्य वंश के अंत की बात करेंगे, उस अंत समय में इसकी राजधानी कहां थी? तो याद रखेगा तेनकासी राजधानी आ चुकी थी लगभग 16वीं शताब्दी में। कब दोस्तों? तो याद रखेगा ये 16वीं शताब्दी में राजधानी यहां आ गई थी। सर क्यों यहां चली आई थी? मदुरई को क्या हो गया था, ठीक है। तो मदुरई को पूरी तरह से लूटा जा चुका था और दूसरे के नियंत्रण में आ चुका था, इसलिए दोस्तों अंतिम समय में तेनकासी राजधानी थी। अब मैं आपको अगर मदुरई बता के चला जाऊं वो भी दिक्कत। मैं मदुरई बता दूं, परीक्षा में ऑप्शन दे दे कोरकाई के बारे में, परीक्षा में ऑप्शन दे दे किसके बारे में? तेनकासी के बारे में, आप हो गए परेशान, ठीक है। तो तीनों बातें भैया याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा पांड्य वंश फैला था, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों पांड्य वंश कहां फैला था, तो याद रखिएगा पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि पांड्य वंश के पड़ोसी कौन थे। तो इसके दो पड़ोसी रहे हैं, या तो चोल पड़ोसी रहा है, दूसरा चेर पड़ोसी रहा है, तीसरा एक दोस्तों याद रखेगा पल्लव पड़ोसी रहे, ठीक है। पल्लव पड़ोसी रहे। सबसे ज्यादा लड़ाई पता किसके साथ थी? सबसे ज्यादा लड़ाई ये पल्लवों के साथ की है। सबसे ज्यादा लड़ाई किसके साथ की है? पल्लवों के साथ। सर ये पल्लव वाला चैप्टर कब पढ़ाएंगे? आगे चर्चा करेंगे। आगे हम राष्ट्रकूटों के बारे में अध्ययन करने वाले, पल्लव के बारे में अध्ययन करने वाले, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लड़ाई पांड्य वंश का किससे था दोस्तों? पल्लवों के साथ था, ठीक है। अब बात आती है कि इसका वंश कहां तक फैला था, तो याद रखेगा मदुरई तो रहेगा दोस्तों। मदुरई ऐसे लिखिए चाहे मदुरई ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। मदुरई दोनों एक ही बात है दोस्तों। तो मदुरई, इसका राज्य कहां तक फैला था? तो मदुरई याद रखेगा। एक जगह आपने सुना होगा त्रिचिनापल्ली, त्रिचिनापल्ली, यहां दोस्तों त्रिचिनापल्ली भी याद रखेगा, तमिलनाडु केरल के आसपास का क्षेत्र है। और एक त्रावणपुर का नाम सुना होगा, त्रावणपुर या त्रावणकोर का नाम सुना होगा। तो ये सभी जगह तक दोस्तों क्या हुआ था? दक्षिण भारत का खासकर जो राजवंश था वो पांड्य के अंतर्गत आता था, ठीक है। लिख रहा पांड्य वंश के ऐतिहासिक साक्ष्य दोस्तों कहां से मिले हैं? तो याद रखेगा फिर वही मैं बात करूं तो याद रखेगा इसके साक्ष्य दोस्तों रामायण से भी मिले हैं, इसके साक्ष्य दोस्तों महाभारत से भी मिले हैं, ठीक है। इसके साक्ष्य दोस्तों इंडिका जो पुस्तक थी जिसको मेगस्थनी जी ने लिखा था, उस इंडिका पुस्तक से भी इसको साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों पाणिनि ने जो महाभाष्य लिखा था, पाणिनि के महाभाष्य से भी दोस्तों इसके साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों कात्यायन का नाम सुना होगा। कात्यायन के जो संस्कृत व्याकरण है, कात्यायन का जो संस्कृत व्याकरण है, ठीक है, उस संस्कृत व्याकरण से भी दोस्तों इनके प्रमाण मिले हैं। अशोक के शिलालेख से भी प्रमाण मिला है, ठीक है। अशोक के शिलालेख से भी दोस्तों प्रमाण मिला है। तो जहां जहां से प्रमाण दोस्तों हमें चेर वंश का मिला है, उन्हीं सब स्थानों से प्रमाण याद रखेगा पांड्य वंश का भी मिला है, ठीक है। तो इस चीजों को भी याद रखेगा, थोड़ा सा लीक से हट करके, ठीक है। एक सवाल और, पांड्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या था, ठीक है। तो याद रखेगा पांड्य वंश का जो राजकीय चिन्ह था, याद रखेगा ये था दोस्तों मछली। क्या थी दोस्तों? मछली दोस्तों इनका राजकीय चिन्ह था, याद रखेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिए, एक झंडे पे दोस्तों ऐसे इनका ध्वज बना होता था, इसी ध्वज पर दोस्तों दो मछलियां ऐसे रहती थी, ठीक है, दो मछलियां रहती थी, वही इनका ध्वज था। कहा जाता दोस्तों पांड्य राजा जो थे ये किसी जमाने में मछुआरा थे, इनकी अपनी खुद की किंवदंती है, ये कहते हैं हम पांडवों के वंशज हैं, ऐसा भी कहते हैं, ठीक है, तब इन्हें पांड्य कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। संस्थापक कौन है? नेडियोन संस्थापक था, उसे जरूर याद रखेगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा पांड्य राजा ने किस शासक के पास एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था? ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ये प्रतिनिधि मंडल क्या होता है? तो देखिए एक राजा जब अपना साम्राज्य विस्तार कर लेता था तो दूर दराज के जो विदेशी राजा थे उनके यहां अपने दूत भेजा करते थे, संदेशा लेकर के, ठीक है। वहां के दूत भारत आते थे, भारत के दूत वहां जाते थे, इस तरह की चीजें चलती थी, ठीक है। तो याद रखेगा किसके यहां पर दूत भेजे थे? तो याद रखेगा एक राजा था, राजा ऑगस्टस। क्या नाम था? राजा ऑगस्टस। जी हां दोस्तों, राजा ऑगस्टस का नाम सुना होगा। राजा ऑगस्टस के दरबार में दोस्तों पूरा नाम था ऑगस्टस सीजर, ठीक है।
राजा ऑगस्टस सीजर के दरबार में इन्होंने दूत भेजा था। कब की बात है दोस्तों? तो याद रखेगा, ये 20 ईसा पूर्व की बात है। कब की बात है? ये 20 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, तो याद रखेगा, यानी जब पौराणिक समय में दोस्तों जब पांड्य राजाओं को लेख मिलता है तब के जमाने में दोस्तों ये कहानी है। हम संगम काल के दौरान पढ़ेंगे तब तो अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, समझिएगा, मैंने बता दिया ना, चोल चेर पांड्य, इनका इतिहास बहुत पुराना है, 1000 साल का इतिहास है पूरा इनका। तो साल 2 साल एक्टिव थे, फिर गायब हो गए, फिर एक्टिव थे, फिर पतन हो गया, फिर एक्टिव हुए, फिर पतन हो गया, ऐसे ही दोस्तों चलता रहा। इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है नेडम चेलियम। यहां दोस्तों नेडम चेलियम, देखिए पीछे अभी दोस्तों नाम मिला है, मैंने आपको ही बताया। देखिए यहां देखिए नेडम चेलियम मिला। नेडम चेलियम का ही दूसरा नाम क्या था? नेडियोन नाम था। इसी का नाम क्या है दोस्तों? इसी का नाम है नेडियोन। क्या नाम है? नेडियोन। ये कोई और नहीं दोस्तों, यही तो पांड्य वंश का संस्थापक है। क्या है दोस्तों? यही पांड्य का संस्थापक है कि नहीं? अब पूछ क्या रहा है ये समझिए। कह रहा है नेडियोन ने श्रीलंका के किस राजा के समकालीन था? ये श्रीलंका के किस राजा के समकालीन था? याद रखेगा, उस समय श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था। आज भी दोस्तों कई बार सवाल आता है कि श्रीलंका को हम किस नाम से जानते हैं, तो सिलोन के नाम से जाना जाता था। तो लिख रहा दोस्तों वो श्रीलंका का राजा उस समय कौन था? याद रखेगा, उस समय वहां के राजा का नाम था गजबाऊ। क्या नाम था दोस्तों? गजबाऊ। जी हां दोस्तों, गजबाऊ था, गजबाऊ प्रथम। ये किसके, अगर इसका टाइम पीरियड देखें दोस्तों तो क्या है? तो याद रखेगा, ये दूसरी सदी के आसपास का राजा है। तो 173 ईस्वी से लेकर के 191 ईस्वी की बात करें दोस्तों। ठीक है, तो दूसरी सदी चल रही है, जैसे अभी 21वीं सदी चल रही है। ठीक है, सन 2000 से लेकर के 2099 तक क्या है? 21वीं सदी। उसी तरह से ये द्वितीय सदी का राजा था। द्वितीय सदी पीछे लिखा ना भैया, पढ़ो, कहां दिमाग है, पढ़ो। यहां लिखा है ना कि किस सदी का राजा भैया? ये द्वितीय सदी का राजा है। और इसका टाइम पीरियड जो है दोस्तों, इसके समकालीन जो राजा था श्रीलंका का, उसका नाम क्या था? उसका नाम था गजबाऊ प्रथम। क्या नाम था? गजबाऊ प्रथम। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, लिख रहा किस पांड्य शासक के समय पल्लवों के साथ संघर्ष का आरंभ हुआ? ठीक है, मैंने आपको बताया अभी पीछे कि इनके पड़ोसी की बात करेंगे तो चोल चेरे भी इनके पड़ोसी थे। ठीक है, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा लड़ाई किसके साथ हुआ दोस्तों? तो सबसे अधिक लड़ाई इनकी पल्लवों के साथ हुआ है। और किस पल्लव राजा के साथ? तो याद रखेगा, अच्छा, किस पल्लव राजा नहीं, किस पांड्य शासक ने पल्लवों के साथ लड़ा है, बुरी तरह से दोस्तों हराया पल्लवों को? उसका नाम था अरिकेसरी मारवर्मन। क्या नाम था? अरिकेसरी मारवर्मन। ठीक है, अरिकेसरी मारवर्मन याद रखेगा, उसी के समय में हुआ था। ठीक है, एक जगह दोस्तों याद रखेगा, टिन्न वैली। क्या है दोस्तों? टिन्न वैली एक जगह है, टिन्न वैली। ठीक है, ये टिन्न वैली में दोस्तों ये संघर्ष हुआ था, ये लड़ाई हुई थी। और वहीं पर दोस्तों पल्लवों को धूल चटाया था किस राजा ने? तो मारवर्मन ने। क्या नाम है दोस्तों? मारवर्मन। पूरा नाम है अरिकेसरी मारवर्मन। क्या नाम है? अरिकेसरी मारवर्मन। उसने पल्लव, उसी के समय में पल्लवों के साथ झगड़ा शुरू हुआ, अभी अंत नहीं हुआ, अभी तो शुरू हो रहा है। ठीक है, लिख रहा दोस्तों किस पांड्य शासक ने पल्लव के विरुद्ध लंबी लड़ाई लड़ी? तो दोस्तों जो इसके पहले राजा थे, जिनके समय में दोस्तों शुरुआत हुआ था शुरुआत किसके में हुआ था? तो याद रखिएगा, शुरुआत का नाम था अरिकेसरी मारवर्मन। क्या नाम है दोस्तों? अरिकेसरी मारवर्मन के समय में दोस्तों स्टार्ट होती लड़ाई। अब इनके मरने के बाद जो इनका लड़का था वो राजा बना, तो उसने पल्लवों के साथ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था राज सिंह प्रथम। क्या नाम था दोस्तों? राज सिंह प्रथम नाम था। इसने पल्लवों के साथ सबसे लंबी लड़ाई लड़ी। ठीक है, बाकी लोगों के साथ तो शुरुआत हुआ था, जो लड़ाई शुरू हो गई है तो लंबी तो लड़ाई चलेगी। तो जाहिर सी बात है राज सिंह प्रथम ने, याद रखेगा, लंबी लड़ाई लड़ी। और राज सिंह प्रथम कौन था? यह अरिकेसरी मारवर्मन के बाद राजा बना था। ठीक है, इसको याद रखेगा। लिख रहा पांड्य वंश का सबसे महान साम्राज्यवादी शासक दोस्तों किसे कहा जाता है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। यह सवाल कई बार परीक्षा में आया भी और आ भी सकता आगे भी। तो याद रखेगा, सबसे महान साम्राज्यवादी शासक कौन है दोस्तों? तो इसका नाम क्या है दोस्तों और इसका टाइम पीरियड क्या? दोनों याद रखेगा। इसका नाम है वरगुड़। क्या नाम है? वरगुड़ प्रथम नाम है। क्या नाम दोस्तों? वरगुड़ प्रथम है। ये पूरे पांड्य साम्राज्य का सबसे महान साम्राज्यवादी शासक समझा जाता है। और इसका टाइम पीरियड दोस्तों संगम काल से मैच करता है। 765 ईस्वी से लेकर 815 ईस्वी तक दोस्तों इसका शासन चला है। ठीक है, 765 से लेकर 815 के बीच में, नहीं थोड़ा सा मुझे ईयर लग रहा है। ठीक है, 765 से लेकर के दोस्तों, हाँ ठीक है 765 है ना, हमको लगा 665 है, 100 साल से ज्यादा जी जाएगा क्या। ठीक है, तो याद रखेगा 35 साल इधर, 35 10 45
और 5 50 साल का दोस्तों इसका टाइम पीरियड है। ये सबसे ज्यादा साम्राज्यवादी नेता के रूप में जाना गया, शासक के रूप में समझा गया। वरगुड़ प्रथम इसका नाम है। ठीक है, दूसरा लिख रहा है सवाल दोस्तों, किस पांड्य शासक को पराजित करने के लिए गंग शासक का नाम सुना होगा ना, गंग शासक। जी हां दोस्तों, गंग वंश चलता था दक्षिण भारत में, तो गंग शासक, चोल शासक, पल्लव शासक, कलिंग के राजा, मगध के राजा सब एक साथ खड़े हो गए और उन्होंने एक संघ बना दिया। और उस संघ का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो याद रखेगा उसका नेतृत्व कर रहे थे पल्लव। कौन कर रहा था दोस्तों, उस संघ का नेतृत्व कौन कर रहा था, पल्लव। अच्छा, क्यों पल्लव सर क्यों कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पांड्यों की लड़ाई, असली लड़ाई किसके साथ थी, पल्लवों के साथ थी। पल्लव हमेशा चाहते थे कि पांड्यों को हरा दें और पल्लव कभी हरा नहीं पाते थे। ठीक है, इसीलिए पल्लव ने एक टीम बनाया और बहुत बड़ी सेना लेकर टूट पड़े। किसके ऊपर टूट पड़े, पांड्य शासक के ऊपर टूट पड़े। अब आपका मन हो रहा होगा जानने में कि सर क्या हुआ, अरे धुआंधार मार हुआ, इसका नाम भी मार है। ठीक है, अच्छा सर जीता कौन, हारा कौन, इतनी बड़ी टीम बना के भी हार गए, उसमें कलिंग भी था, मगध भी था, सब हार गए। जीता कौन, याद रखेगा याद रखेगा यहां पर एक पांड्य शासक था श्रीमार। क्या नाम था, श्रीमार। श्रीमार से याद रखेगा बहुत मार मारा। श्रीमार श्रीवल्लभ, क्या नाम है दोस्तों, श्रीमार श्रीवल्लभ ने बहुत मार मारा और इसी की क्या हो गई, जीत हो गया। इसी का जीत हो गया। कब की बात है, तो याद रखेगा 815। ये वरगुड़ प्रथम के बाद राजा कौन बना था, ये श्रीमार श्रीवल्लभ राजा बना था। यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, तो याद रखेगा ये 815 ईस्वी में दोस्तों राजा बना था और उसी के समय में दोस्तों लड़ाई स्टार्ट होती। ठीक है, और इतनी मार मारा कि सबको हराया और ये हराने के बाद पता श्रीलंका तक को जीत लिया, जिसको हमने कहा सिलोन कहा जाता है। जहां के प्रथम राजा कौन थे, समकालीन थे वो अपने नेडियोन के, उनका नाम क्या था, गजबाऊ प्रथम। ठीक है, तो याद रखेगा ये सिलोन को भी दोस्तों कब्जा कर लेता है। सिलोन यानी श्रीलंका को अपने जो अंडर में ले लेता है। तो इसका शासनकाल कब से कब तक चला है, तो याद रखेगा 815 ईस्वी से लेकर के, अच्छा ये पूछ दे कब तक चला, तो क्या बताएंगे, याद रखेगा 862 ईस्वी तक चला। कब तक चला दोस्तों, 815 से लेकर के 862 ईस्वी तक दोस्तों इसका टाइम पीरियड है। इसको भी याद रखेगा, किसका, श्रीमार श्रीवल्लभ का। श्रीमार श्रीवल्लभ का टाइम पीरियड है और सबको एकजुट होने के बाद भी इसने हरा दिया। समझ में आया, ये इतिहास है। इतनी लड़ाई हुआ क्या कहा जाए। ठीक है, हम तो क्वेश्चन खाली वो कराते हैं ना जो आपके परीक्षा में आता है। ठीक है, चलिए आगे लिख रहा दोस्तों, श्रीमार श्रीवल्लभ जान गए भैया। श्रीमार श्रीवल्लभ कौन है, लिख रहा है गंग चोल पल्लव संघ को दोस्तों इन्होंने किस स्थान पे हराया। हमने तो पढ़ तो लिया कि ये जीते और ये हारे, ये पढ़ लिया हमने ना, लेकिन दोस्तों सवाल आ जाए कि कहां पर हराया, तो क्या बताएंगे, याद रखेगा उस जगह का नाम है कुडामुख। क्या नाम है, कुडामुख। जी हां दोस्तों, कुडामुख नाम है। कुडामुख नामक स्थान पर इन सभी को उसने हराया था। कई जगह पे दोस्तों इसे कुंभकोडम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुंभकोडम। जी हां दोस्तों, कुंभकोडम भी इसका नाम है। तो इस जगह पर श्रीमार श्रीवल्लभ ने किसे हराया, गंग शासकों का एक संघ था, पल्लव उसको हेड कर रहे थे, गंग चोल और मगध कलिंग सब उसमें आ गए थे और एक साथ सबको जो है कुडामुख में दोस्तों इसने हरा दिया। इसको याद रखेंगे। टाइम पीरियड दोस्तों मैंने इसका बताया था, तो याद रखेगा दोस्तों 815 से लेकर के 865 ईस्वी तक दोस्तों इसका टाइम पीरियड है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे लिख रहा है टेल्लारू विजय किससे संबंधित है। टेल्लारू विजय किससे संबंधित है, देखिए पल्लवों के जीवन का एकमात्र ध्येय था। क्या ध्येय था, पांडवों को पराजित करना। एक समय आ ही गया जब वाकई में पल्लवों ने पांड्यों को हरा दिया और किस स्थान पर, तो टेल्लारू नामक स्थान पे हराया, इसीलिए दोस्तों इसका नाम आया। ठीक है, तो याद रखेगा पल्लवों ने पांड्य को हराया। ठीक है, कहां पर हराया, तो याद रखेगा टेल्लारू नामक स्थान पे हराया। और उस समय दोस्तों याद रखेगा पल्लव का राजा कौन था दोस्तों, तो उस समय का राजा था नंद। उसका नाम क्या था, उस राजा का नाम था नंद। उसी ने दोस्तों पांड्यों पर हमला किया और बुरी तरह से दोस्तों पांड्यों को पराजित किया टेल्लारू नामक स्थान पर, इसीलिए टेल्लारू विजय नाम दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा अंतिम पांड्य शासक कौन था, अंतिम पांड्य राजा दोस्तों कौन था जो सबसे अंत में आया है, तो याद रखेगा इसका नाम है मरावर्मन। क्या नाम है दोस्तों, मरावर्मन। कई जगह पे दोस्तों मारवर्मन लिखा है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था दोस्तों अरिकेसरी मारवर्मन। ठीक है, तो मरावर्मन चाहे मारवर्मन दोनों को एक साथ आप याद रखेगा, लेकिन ये तृतीय है, मारवर्मन राजसिम्हा तृतीय, क्योंकि इस नाम के कई सारे शासक हुए हैं। तो याद रखेगा जो तृतीय वाला था ये अंतिम था, चाहे मरावर्मन कहिए चाहे मारवर्मन कहिए। मेरे हिसाब से तो दोस्तों अब मारवर्मन ही होना चाहिए। ठीक है, मरावर्मन तो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो याद रखेगा मारवर्मन, याद रखेगा मारवर्मन आपका जवाब होना चाहिए। मारवर्मन राज
राजसिम्हा तृतीय याद रखेगा अंतिम पांड्य शासक है, और इसके हारने के बाद दोस्तों क्या हो गया, पतन हो गया एक तरह से पांड्य राजाओं का, ठीक है, या उसके वंशावली का। लिख रहा पांड्य साम्राज्य में जो भूमि कर लगता था, पांड्य साम्राज्य में लिखेगा यहां पर में भूमि कर को दोस्तों क्या कहा जाता था, ठीक है, पांड्य साम्राज्य में जो भूमि कर लगता था उसे क्या कहते थे, उसे कहा जाता था कराई। क्या कहते थे दोस्तों, कराई कहा जाता था। याद रखेंगे क्या, जी हां, पांड्य साम्राज्य में जो भूमि कर लगता था उस भूमि कर को किस नाम से जाना जाता था, या भू राजस्व को, उसे कराई कहते थे। याद रखेगा यह साम्राज्य के आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था, साम्राज्य के आय का मुख्य स्रोत माना जाता था किसे दोस्तों, कराई को माना जाता था। लिख रहा पराजित राज्यों को, जो राज्य हार जाते थे वहां पे लूट मचती थी, ठीक है, और लूट के बाद दोस्तों उस लूट पर एक टैक्स लिया जाता था, ठीक है, किसके द्वारा, पांड्यों के द्वारा। मान लीजिए पांड्यों ने किसी राज्य पर हमला किया, वहां के राज्य को हरा दिया, हराने के बाद जो पांड्य सैनिक होते थे वो उस सामने वाले राज्य को, जो कमजोर राज्य होता था, जो हारा हुआ राज्य होता था, उसको ये लूट लेते थे, और लूटने के बाद दोस्तों उन पर एक टैक्स लगता था, कर लेता था, उसे क्या कहते थे, जैसे यहां कराई नाम है ना, वैसे इसे इराई कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इराई कहा जाता। तो कराई और इराई ये दो तरह के टैक्स पढ़ लिया। एक तीसरा टैक्स होता था कि पांड्य साम्राज्य में सीमा शुल्क को क्या कहा जाता था, जब ये लूट पाट कर सारा सामान क्या करते थे, बैलगाड़ियों पर, घोड़ों पर, हाथियों पर लाद के वापस लाते थे, तो इन्हें रास्ते में साम्राज्य में जो हमारी सीमा होती थी पांड्य राजाओं की, उनकी सीमा में आने के बाद एक टैक्स देना पड़ता था जिसमें सीमा शुल्क कहा जाता था। भाई इस सीमा शुल्क को क्या नाम दिया जाता था, जो टैक्स लगता था, तो याद रखेगा इसे उल्लगु कहते थे। क्या कहते थे, उल्लगु कहा जाता था। तो तीन तरह के टैक्स सुनने को मिले हैं, एक कराई मिला है, एक इराई मिला है, एक उल्लगु मिला है। कराई, इराई, उल्लगु, समझ गए, ये तीन तरह के दोस्तों टैक्स सिस्टम देखने को मिलते हैं कहां पर, पांड्य साम्राज्य के अंतर्गत। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए किताबें लॉन्च हो चुकी हैं, कई सारी परीक्षाओं के लिए किताबें लॉन्च हो चुकी है। देखिए ऐसा नहीं है कि हम किताबें बहुत तेज लॉन्च करते हैं, ठीक है, बड़ा सोच समझकर, बड़े ऑथेंटिक मैटर जब हो जाते हैं दोस्तों तब हम किताबों को बनाते हैं और तब लॉन्च करते हैं। विश्वास कीजिए जितना क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ इस क्लास में मिल रहा है ना, ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट दोस्तों हमारी किताबों में मिला। कोई भी किताब परचेज करके देखिए, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो वो किताब एक बार लेके देखिएगा, आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा औरों की अपेक्षा। तो एक मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ। हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से किताबों को ले सकते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे भी किताबें अवेलेबल हैं जहां से आप कैश ऑन डिलीवरी का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कोई जानकारी चाहिए तो। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा पांड्य साम्राज्य के व्यापारी दोस्तों, जी हां दोस्तों, ऐसे व्यापारी जो पांड्य साम्राज्य को अपना मित्र समझते थे, हितैषी समझते थे, उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था वेगिनर नहीं, वेनिगर, वेगिनर नहीं दोस्तों, वेनिगर, ठीक है। नगर से याद रखेगा दोस्तों, यहां पर एक शब्द आएगा नगर, नगर से याद रखेगा वेनिगर। क्या याद रखेंगे दोस्तों, वेनिगर याद रखेगा। नगर में क्या लगा दिया, वेनी शब्द लगा दिया तो वेनिगर बन गया, ठीक है। ये व्यापारी दोस्त होते थे। लेकिन अब पांड्य शासन काल में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान कौन थे दोस्तों, तो याद रखेगा ये लोग मुरुगन देवता की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, मुरुगन देवता की पूजा करते थे। और इनका प्रतीक क्या था दोस्तों, जैसे गणेश जी का प्रतीक चूहा होता है, उसी तरह से इनका प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों, याद रखेगा मुर्गा था। क्या था दोस्तों, मुर्गा इनका प्रतीक चिन्ह हुआ करता था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला लिख रहा पांड्य साम्राज्य के लोग मनोरंजन के लिए कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे, किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे, उसका कोई नाम है क्या, हां, उसको याल के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से दोस्तों, मनोरंजन के लिए याद रखेगा यहां पे याल नाम का एक वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाला यंत्र, जैसे ढोलक, हारमोनिया, तबला होता है, उसी तरह से उस जमाने में वाद्य यंत्र हुआ करता था जिसे याल कहते थे। लोग इसके माध्यम से मनोरंजन किया करते थे। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल लिख रहा उत्तराधिकार का युद्ध किस पांड्य शासक के काल में हुआ, ठीक है। उत्तराधिकार के लिए दोस्तों लड़ाई होने लगी और ये दोस्तों किस पांड्य शासक काल के काल में हुआ है, तो याद रखेगा मारवर्मन के काल में हुआ है। किसके काल में, मारवर्मन के दोस्तों काल में हुआ है, ठीक है। और मारवर्मन कौन सा, तो मारवर्मन तृतीय, जिसे हम मारवर्मन राजसिम्हा तृतीय कहते थे, राजसिम्हा तृतीय, ठीक है। जो हम अंतिम शासक पढ़े हैं ये उसी की बात कर रहे हैं। इसी के टाइम में दोस्तों उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि सर उत्तराधिकार युद्ध क्यों शुरू हुआ। देखिए उत्तराधिकार युद्ध तब शुरू होता है जब पिता के रहते उनके बेटों में लड़ाई हो जाए कि भाई कौन राजा बनेगा, और यहां पर भी कुछ ऐसे हुआ। तो अगला सवाल दे रहा है कि उत्तराधिकार युद्ध किसके बीच में हुआ, ठीक है। उत्तराधिकार युद्ध किसके बीच में हुआ, तो इसके दो पुत्र थे दोस्तों, एक जायज पुत्र था, एक नाजायज पुत्र था। तो जो जायज पुत्र था
उसका जायज और नाजायज पुत्रों के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है, जायज और नाजायज पुत्रों के मध्य दोस्तों लड़ाई हो गई। आपके मन में आ रहा होगा सर जो जायज पुत्र उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा जायज पुत्र का नाम था सुंदर। क्या नाम था दोस्तों? सुंदर, इसका नाम ही था सुंदर, ठीक है। ये जायज पुत्र का नाम था और नाजायज पुत्र का नाम क्या था? वीर पांड्य। क्या नाम था? वीर पांड्य। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गया। जब इन दोनों के बीच में दोस्तों घमासान लड़ाई हुआ ना, उस लड़ाई में बेचारा मारवर्मन ही मारा गया, बाप मर गया, ठीक है। मारवर्मन तृतीय क्या हो गया? उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और जब वो मर गया तो क्या हुआ? लड़ाई और भयानक हुई। अच्छा, उत्तर भारत में उस समय दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी, गुलाम वंश चल के समाप्त हो चुका था। गुलाम वंश की अगर हम चर्चा करें तो याद रखेगा मोहम्मद गौरी के गुलामों ने, याद रखेगा गुलाम वंश की नींव डाली थी, खास करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक दोस्तों ये गुलाम वंश चला है, ठीक है। इसके तत्पश्चात दोस्तों क्या हो गया? जब गुलाम वंश समाप्त होता है तो खिलजी वंश की शुरुआत होती है। 1290 में खिलजी वंश स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया और जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने छुरा घोंप करके अपने चाचा की हत्या कर दिया और साम्राज्य को अपने कब्जे में कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी की कहानी आती है और उस समय यही टाइम पीरियड चल रहा है, यहां दक्षिण भारत में उत्तराधिकार युद्ध चल रहे थे, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि क्यों ना मैं अपने सेनापति को दक्षिण भारत भेज दूं, ठीक है। तो एक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जिसे मलिक काफूर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसको गुजरात विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। तो एक सवाल बनता है हमारे परीक्षा में कि किसे 1000 दिनारी कहा जाता है? 1000 दिनारी मतलब 1000 दिनार में दोस्तों उसे खरीदा गया था। किसे? मलिक काफूर को, जो कि जो है लंबा चौड़ा 7 फीट का इंसान था। याद रखेगा ये सेनापति आगे चल के बनाया जाता है अलाउद्दीन खिलजी का, याद रखेंगे। और उसी सेनापति को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए दोस्तों भेजा है। इसी टाइम में इसका फायदा उठाया गया है। लिख रहा दोस्तों पांड्यों के विद्रोह, जी हां दोस्तों, पांड्यों के विद्रोह को देख करके दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने फायदा उठाया? तो याद रखेगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों फायदा उठाया और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अपने सेनापति मलिक काफूर को, किसे दोस्तों? मलिक काफूर को दोस्तों कहां भेजा? दक्षिण भारत भेजा। कहां भेजा? दक्षिण भारत भेजा। और इसी समय आया और आ करके उसने क्या किया? पूरे मदुरई को, ठीक है, मदुरई, जी हां दोस्तों मदुरई जहां पे इनकी राजधानी थी, उस पूरे मदुरई को जबरदस्त लूटा, पूरा धन लूट करके सब कुछ लेकर के चला गया। कहां? उत्तर भारत आ गया, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, सवाल बड़ा अच्छा है। आगे देखिए, लिख रहा दिल्ली सल्तनत के सेनापति, दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने, यहां होना चाहिए दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने मदुरई को दोस्तों लूटा था? तो उस सेनापति का नाम क्या था? तो 2 बार भेजा गया। जब पहली बार आया दोस्तों, तो पहली बार तो याद रखेगा किसने किया था? तो जो 7 फुट का जो सेनापति था, जिसे 1000 दिनारी भी कहा गया, मलिक काफूर, पहले उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। उत्तरी साइड है, चलिए देख लीजिए। पहले नंबर पे याद रखेगा, पहले नंबर पे मलिक काफूर ने लूटा, ठीक है, मलिक काफूर ने लूटा। इसे क्या कहा जाता है? इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे याद रखेगा, पहले तो ये लूट के गया, खूब सामान ले गया ना, तो अलाउद्दीन खिलजी प्रसन्न हो गया कि भाई इतना धन दौलत लेकर आया है, कहा दोबारा गाड़ी लेकर जाओ और सेना लेकर जाओ और मदुरई को लूटो। क्योंकि मलिक काफूर ने बताया कि वहां उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है और अभी हम ज्यादा, हमारे पास जो था वो हम लेके चले आए और तो हम ला ही नहीं पाए। तो दोबारा एक अलाउद्दीन खिलजी का और सेनापति था, उसका नाम था खुसरो खान। क्या नाम था? खुसरो खान। खुसरो खान को उसने भेज दिया और खुसरो खान आए, वो भी जम के लूटा, मदुरई को जबरदस्त लूटा, लूट उठ के दोस्तों समाप्त कर दिया। अब बचा कहां? पांड्य कहां बचेगा? खुसरो खान के आने के बाद दोस्तों क्या हुआ? पांड्य वंश का अंत हो गया। लड़ते रहे लोग उत्तराधिकार के युद्ध, ठीक है। तो पांड्य वंश का क्या हो गया? यहीं पर पतन हो जाता है, समाप्त, कहानी खत्म, ठीक है। लिख रहा पांड्य शासकों द्वारा किस मंदिर का दोस्तों निर्माण किया गया था? तो यहां पर नंबर 1 में याद रखेगा मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। मदुरई में दोस्तों किसका मंदिर है? याद रखेगा मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, याद रखेगा, बहुत फेमस मंदिर है। इसका निर्माण किसने कराया था? याद रखेगा पांड्य शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। उसी तरह से एक मंदिर उन्होंने बनाया तिरुनवेली में, ठीक है, तिरुनवेली में दोस्तों एक मंदिर का निर्माण कराया। उस तिरुनवेली वाले मंदिर का नाम क्या है? नेल्लई अय्यर।
अप्पर, ठीक है, नेल्लई नेल्लई अप्पर मंदिर, नेल्लई अप्पर मंदिर। जी हाँ दोस्तों, याद रखेगा नेल्लई अप्पर मंदिर, याद रखेगा ये जो है ये तिरुनेलवेली में था। पांड्य शासकों ने इस मंदिर का भी निर्माण कराया। लिख रहा पांड्य राज की जीवनी, पांड्य राज की जीवन रेखा दोस्तों कौन सी नदी को कहा जाता है? पांड्य राज की जीवन रेखा, पांड्य राज उसी नदी के किनारे बसा था। याद रखे कौन सी नदी थी? वेंगी नदी। जी हाँ दोस्तों, वेंगी नदी थी, इसलिए वेंगी नदी को इनकी जीवन रेखा कहा जाता है। और राजधानी इनकी कहां थी दोस्तों? मदुरई इनकी जो थी वो राजधानी थी। चलिए आगे आ जाइए, अगला पढ़िए। लिख रहा है दोस्तों, किस पांड्य शासक ने कालबरा साम्राज्य का अस्तित्व मिटा करके, कालबरा साम्राज्य का अस्तित्व मिटा करके तमिल भाषी क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत किया? उस पांड्य शासक का आपको नाम बताना है। तो याद रखिएगा उसका नाम था कंटुकोन। क्या नाम था दोस्तों? कंटुकोन। कठिन सवाल तो मैंने अंतिम में रखा, बस ये 3 सवाल दोस्तों डिफिकल्ट हैं लीक से हट करके, ठीक है। तो याद रखेगा किस शासक ने कालबरा साम्राज्य के अंत करके तमिल क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत किया? उसका नाम क्या है? कंटुकोन है, याद रखेगा। और कंटुकोन ने दोस्तों एक उपाधि धारण किया, पांड्याधिराज की। तो सवाल यह भी आता है कि पांड्याधिराज की उपाधि किसने धारण किया था? तो क्या बताएंगे? कंटुकोन ने धारण किया था, कंटुकोन ने। लिख रहा किस पांड्य शासक ने हिरण्यगर्भ और तुलाभार अनुष्ठान किया था? यह अनुष्ठान क्या था दोस्तों? एक तरह का यज्ञ था, या कह सकते दोस्तों एक तरह की पूजा थी। आपसे पूछ रहा कि अनुष्ठान किया किसने था? तो पीछे आपने पढ़ा होगा अरिकेसरी मरावर्मन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? अरिकेसरी मरावर्मन। जी हां दोस्तों, मरा नहीं, मारवर्मन। क्या था दोस्तों? अरिकेसरी मारवर्मन के बारे में पढ़ा होगा। ये अरिकेसरी मारवर्मन ने ही हिरण्यगर्भ और तुलाभार अनुष्ठान कराया था, इसको भी याद रखेगा। लिख रहा किस पांड्य शासक ने श्रीवल्लभा परेरी झील का निर्माण कराया? तो दोस्तों श्रीवल्लभा का नाम भी हमने सुना है। यह वही राजा था दोस्तों जिसने गंग शासकों को, पल्लवों को, चोलों को, मगध को, कलिंग को मिला जुला के दोस्तों हराया था। श्रीवल्लभा कहा जाता है, याद रखेगा, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने कराया? याद रखेगा श्रीवल्लभा, ठीक है, श्रीवल्लभा। जी हां दोस्तों, श्रीवल्लभा ने कराया था। इसने संघ को पराजित किया था। किस संघ को पराजित किया था दोस्तों? जिसमें पल्लव थे, जिसमें चोल थे, जिसमें गंग थे, जिसमें मगध था, जिसमें कलिंग था। ये सारी चीजें याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, झील से दोस्तों एक सवाल याद आ गया। याद रखेगा सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत, सिंचाई परियोजना की शुरुआत दक्षिण भारत में किसने किया है बड़े स्तर पर? तो याद रखेगा कई सारी सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन श्रीवल्लभ के द्वारा किया गया। श्रीवल्लभ के द्वारा कई सारी सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। कहां पर? दक्षिण भारत में। तो इस सवाल को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। चलिए, सवालों का अंत नहीं, थोड़े से सवाल और दे दिया है। लिख रहा किस पांड्य शासक को, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, किस पांड्य शासक को सिलोन का तात्पर्य क्या दोस्तों? सिलोन कहा जाता है श्रीलंका को, ठीक है, श्रीलंका को। किस पांड्य शासक को श्रीलंका केरल में आश्रय न मिलने के कारण अपने आप को उसने चेर शासक की वंशावली बताकर अपना जीवन निर्वाह किया? मतलब इतनी बेकार परिस्थिति हो गई थी दोस्तों, जो हमने पीछे पढ़ा ना, मारवर्मन, ठीक है, मारवर्मन जो आखिरी शासक था, मारवर्मन राजसिम्हा तृतीय, ठीक है, राजसिम्हा तृतीय जो अंतिम शासक था उसकी कहानी है, ठीक है। ये अंतिम शासक था और इसी की कहानी दोस्तों याद रखेगा, क्योंकि बहुत सारा युद्ध दोस्तों हार गया था, इसीलिए दोस्तों ये नाम भी इसको दिया गया। और इसका स्थिति इतनी खराब थी कि श्रीलंका, केरल, इसको कहीं आश्रय नहीं मिला। ये अपने आप को दूसरे वंश का राजा बनाकर अपना जीवन निर्वाह करता था। और फिर इसके जो पुत्र थे, एक सुंदर नाम था, एक वीर पांड्या था, दोनों अपने में झगड़ा करने लगे। तभी तो दिल्ली सल्तनत की तरफ से चलकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर को बेचा और उसने पूरा मदुरई लूट लिया। यह सब कहानी यही हुआ था, ठीक है। आगे लिख रहा है तिरुवसागम नामक पुस्तक दोस्तों किसने लिखा? एक दोस्तों प्रसिद्ध कृति है पांड्य वंश में, ठीक है, जो देखने को मिला है। इसके लेखक का नाम क्या दोस्तों? तो इसके लेखक का नाम भी ऐसे है, माणिक वसागम, ठीक है। माणिक वसागम के द्वारा दोस्तों एक किताब लिखा गया है, याद रखेगा, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा मेगस्थनीज ने पांड्य राज्य का उल्लेख किस नाम से किया? तो मेगस्थनीज की अपनी पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? इंडिका नामक पुस्तक थी, ठीक है। और उसमें दोस्तों इसने पांड्य शासकों को किस नाम से बुलाया है? तो याद रखेगा वहां पर माबर नाम दिया गया। इनका क्या दिया गया नाम? याद रखेंगे, माबर नाम दिया गया, माबर। जी हां दोस्तों, पांड्य वंशावली वाले शासकों को क्या कहा गया है? मेगस्थनीज की कृति जो इंडिका थी उसमें उन्हें माबर कहा गया। मेगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस के साथ दोस्तों भारत आया था 325
305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में आया। चंद्रगुप्त मौर्य के यहां लड़ाई किया, किसने? सेल्यूकस ने। हार जाता है तो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है और अपने इस दरबारी इतिहासकार को भी भारत ही छोड़ देता है, वो यहीं रुक जाता है। ठीक है, तो इस सवालों को भी आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूं कब समय समाप्त हुआ पता नहीं चला, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह की सीरीज से आप जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि इस सीरीज में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज 33वां दिन था। अगर आप लेट करेंगे, देखिए मैंने पहले दिन से कहा कि भाई आप सीरीज से जुड़ जाइए, बहुत लंबी श्रृंखला चलने वाली, बहुत मजा आएगा पढ़ करके। ठीक है, और ये सिर्फ एक ट्रेलर वीडियो है। ये क्या है? ट्रेलर वीडियो है, ये पिक्चर नहीं है। पिक्चर तो दोस्तों फाउंडेशन बैच में है, आप आइए ज्वाइन करिए। जीरो लेवल से लेकर के दोस्तों एडवांस लेवल में तैयार करा रहा हूं। उस बैच को पढ़ने के बाद भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, क्योंकि एक ऐसा बैच में बनाने की कल्पना किया हूं कि जिसको पढ़ने के बाद भारत का कोई भी एग्जाम होना, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बैच, सारा काम खत्म। ठीक है, तो एक बार स्टडी की जरूरत है दोस्तों, फाउंडेशन बैच में जुड़िए, मजा खूब आएगा। इस सीरीज से भी जुड़ जाइए तो भी बहुत मजा आने वाला है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। बहुत सारे ऐसे विषय हैं दोस्तों जो पूरी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए गए हैं, ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स है, जिसे आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं। किताबें भी दोस्तों आ चुकी हैं, तो किताबों के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। घर बैठे आप किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन पे लिस्ट है किताबें, वहां से ले लीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, कोई दिक्कत है, समस्या है तो संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। एक बात और, अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। नहीं अच्छा लगा हो तो जिस दिन अच्छा लगेगा दिल से, उस दिन सब्सक्राइब करिएगा, कोई बात नहीं। धन्यवाद, थैंक यू।